हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की कला व संस्कृति में हम आपके दुर्ग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। अधिकांशतः हमने दुर्गों का अध्ययन कर लिया है और वैसे हम देखें तो राजस्थान में 256 के आसपास दुर्ग माने जाते हैं। प्रत्येक दुर्ग का अध्ययन करना भी संभव नहीं है और जो आपका पेपर बनाता है उसे भी पता है कि प्रत्येक दुर्ग से सवाल नहीं आते। वास्तविकता देखी जाए तो आपके पढ़ने योग्य जो आपके परीक्षा उपयोगी 6 ही दुर्ग होते हैं आपके, जो 21 जून 2013 को आपके यूनेस्को की सूची में शामिल होते हैं। लेकिन हमने इसके अलावा भी आपके दुर्ग पढ़े हैं, 15-20 दुर्ग हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके 5-7 दुर्ग और बच जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आज हमारा जो दुर्ग रहेगा और वो दुर्ग है आपका जालोर का दुर्ग। आज हमें आपके जालोर के दुर्ग के बारे में चर्चा करनी है, तो आप हेडिंग लगाओ जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग। अब जालोर दुर्ग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इस दुर्ग के परिचय की बात करते हैं। कोई भी दुर्ग हो हम सबसे पहले उसके परिचय की बात करते हैं, तो जालोर दुर्ग की भी परिचय की बात करते हैं। परिचय में हम क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम परिचय में देखते हैं कि जालोर दुर्ग की लोकेशन कहां पर है, जालोर दुर्ग आपका स्थित कहां पर है। तो जालोर दुर्ग की जब बात आएगी कि जालोर दुर्ग है कहां पर, कि जालोर दुर्ग आपका कहां पर है, तो जब कहां पर बात आएगी तो जालोर दुर्ग आपका जालोर में है। कहां पर है आपका? जालोर में है। जालोर को जालोर क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जालोर का नाम जबालीपुर था। जब हम आपके जालोर के चौहान पढ़े थे तब हमने ये चर्चा की थी कि जालोर का प्राचीन नाम आपका जबालीपुर था, जो आपके जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण ये आपका जबालीपुर कहलाता था। लेकिन उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि आपका इसको फिर जालोर क्यों कहा गया। तो जालोर का सीधा सा हमने अर्थ देखा था कि यहां पर आपके जालोर एक शब्द बना है, जाल प्लस और, मतलब जालोर, कि आपके जाल वृक्ष की अधिकता के कारण ही इसे क्या कहा गया था? आपका जालोर कहा गया था। और यहां पर एक दुर्ग बना हुआ है और वो दुर्ग कौन सा है? आपका जालोर दुर्ग। तो सबसे पहले हमें आपके जालोर दुर्ग की स्थिति के बारे में ध्यान रखना है कि जालोर दुर्ग है कहां पर। तो जालोर दुर्ग आपका जालोर में है। इसके बाद में इस दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? इस दुर्ग का निर्माणकर्ता, तो जब जालोर दुर्ग के निर्माणकर्ता की बात आती है तो इसके बारे में आपके पास दो तथ्य है कि जालोर दुर्ग के आपके निर्माण के बारे में यहां पर आपके दो तथ्य है। वो दो तथ्य कौन कौन से है? एक तो आपके इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो आपके गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया है। कि 730 ईस्वी से लेके 760 ईस्वी, कहने का मतलब 8वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था आपके नागभट्ट प्रथम ने। तो इसका निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? आपके नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के द्वारा कब करवाया गया? तो 8वीं सदी में। 8वीं सदी में। और ऐसा कौन मानते हैं? तो ऐसा मानते हैं आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो गुर्जर प्रतिहार शासक आपके नागभट्ट प्रथम ने करवाया। पर एक इतिहासकार और है आपके डॉक्टर जी.एच. ओझा, जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के नाम से कहलाते हैं। उनका मानना है कि इस दुर्ग का निर्माण है वो 8वीं सदी में नहीं हुआ था। इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ था वो आपके 10वीं सदी में हुआ था, और 10वीं सदी में आपके जो धारावर्ष परमार है उसके द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो 10वीं सदी में इसका निर्माण होता है, और इसका निर्माण करता आपके धारावर्ष के जो शासक है, आपके धारावर्ष परमार जो शासक है, उसके द्वारा क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो इसके दो तथ्य है, आप याद रखोगे। दूसरा तथ्य कौन सा है? कि धारावर्ष परमार, धारावर्ष परमार। और धारावर्ष परमार ने इसका निर्माण कब करवाया था? तो आपकी 10वीं सदी में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। 10वीं शताब्दी में इसका क्या करवाया था? निर्माण। किसके अनुसार? तो आपके डॉक्टर जी.एच. ओझा के अनुसार। डॉक्टर जी.एच. ओझा कौन है? तो याद रखोगे, डी डॉक्टर जी.एच. ओझा का मतलब है गौरीशंकर हीराचंद ओझा।
इसके बाद में इसका दुर्ग कहां पर है यह आ गया। इसका निर्माणकर्ता कौन है आगे कि एक नागभट्ट प्रथम और धारावर्ष परमार। दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम है और डॉक्टर जी.एच. ओझा के अनुसार इसके निर्माणकर्ता आपके धारावर्ष परमार है। लेकिन अगर कहा जाए कि जो हम इस दुर्ग में आपके जब सवाल बन जाए और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, नागभट्ट प्रथम भी ऑप्शन में आ जाए और धारावर्ष परमार भी आपके ऑप्शन में आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपके नागभट्ट प्रथम का। इसके बाद में इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? तो श्रेणी आप याद रखोगे, इस दुर्ग की गिरी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी आपकी? गिरी श्रेणी। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? तो श्रेणी कौन सी हो जाएगी आपकी? गिरी श्रेणी है। और गिरी श्रेणी का मतलब होता है कि पहाड़ी पर स्थित। तो पहाड़ी पर स्थित है तो ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो पहाड़ी पूछा जाए तो आप याद रखोगे कनकाचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपकी? कनकाचल पहाड़ी। कनकाचल पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग आपके? तो कनकाचल की पहाड़ी पर आपका जालोर का दुर्ग स्थित है। इसके बाद में हम परिचय में पढ़ते हैं दुर्ग के प्रवेश द्वार कि इस दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाते हैं। तो इस दुर्ग के मुख्यतः जो आपके एंट्री के प्रवेश द्वार है वो दो प्रवेश द्वार माने गए। एक सिरे पोल माना गया है और दूसरा आपका सूरज पोल माना गया है। तो इस दुर्ग के प्रवेश द्वार कौन कौन से हो जाएंगे आपके? प्रवेश द्वार। तो जब प्रवेश द्वार का पूछा जाए ना तो याद रखना दो है आपके, एक सिरे पोल और एक आपका सूरज पोल। सिरे पोल और आपका सूरज पोल इसके क्या कहलाते हैं? तो सिरे पोल और आपका सूरज पोल इसके प्रवेश द्वार कहलाते हैं। इसके बाद में हम परिचय में पढ़ते हैं दुर्ग के उपनाम। इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? इस दुर्ग को अन्य किस किस नामों से आपका जाना जाता है? तो दुर्ग के उपनाम, इस दुर्ग के उपनाम आपके जालोर दुर्ग के उपनाम। जब जालोर दुर्ग के उपनामों की बात आएगी तो सबसे पहले आप याद रखोगे यह ये आपका जो है दुर्ग सोनगढ़ दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है आपका? सोनगढ़ दुर्ग कहलाता है। क्योंकि कहा जाता है जो कनकाचल पहाड़ी है इसे आपका सोनगढ़ पहाड़ी भी कहा जाता है। इसीलिए तो हमने पढ़ा था कि जालोर के जो चौहान है वो क्या कहलाते हैं आपके? तो सोनगरा चौहान कहलाते हैं। इसीलिए इस गढ़ का एक नाम भी है और वो नाम कौन सा है आपका? तो सोनगढ़ है। कौन सा हो जाएगा? सोनगढ़। दूसरा याद रखना सुवर्णगढ़। कौन सा आपका? सुवर्णगढ़। सुवर्णगढ़। तो सुवर्णगढ़ भी कौन सा कहलाता है? तो आपका सुवर्णगढ़ भी आपका जालोर का दुर्ग कहलाता है। लेकिन अगर आप ऊ की मात्रा हटा दोगे तो स्वर्णगिरी दुर्ग है वो आपका जैसलमेर वाला कहलाता है। पर पूरा सु आ जाए तो सुवर्णगढ़ किसे कहते हैं? तो याद रखोगे सुवर्णगढ़ है वो आपके जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। तीसरा आपके इसी दुर्ग को जलालाबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलालाबाद कहा जाता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था आपका? जलालाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था आपका? इसका नाम बदलकर आपके जलालाबाद कर दिया था। इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है आपका? जलालाबाद कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम आप और याद रख सकते हो, इसे आपका यहाँ पे जाल वृक्ष अधिक है। जाल वृक्ष अधिक होने के कारण जालनगर भी कहा जाता है। जालनगर का दुर्ग। और एक आप याद रख लेना कनकाचलगढ़। कनकाचलगढ़। तो ये इस दुर्ग के क्या हो जाएंगे? आपके उपनाम हो जाएंगे। तो अभी हमने आपका क्या पढ़ा है? तो आपके जालोर दुर्ग के परिचय के बारे में बात की। परिचय के बारे में क्या क्या बात की कि जालोर दुर्ग स्थित कहां पर है आपका? तो जालोर दुर्ग आपका जालोर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माणकर्ता क्या है? तो दो तथ्य है। एक नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया और धारावर्ष परमार के शासक ने 10वीं शताब्दी में करवाया। नागभट्ट प्रथम का समर्थन कौन करते हैं? तो आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं। जबकि आपके धारावर्ष का समर्थन कौन करते हैं? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा करते हैं। दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपका सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? आपको श्रेणी पूछा जाए तो याद रखोगे इस दुर्ग की श्रेणी आपकी गिरी श्रेणी है। गिरी श्रेणी है मतलब पहाड़ी पर बना है। तो वो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? आपके कनकाचल की पहाड़ी हो जाएगी। इसके बाद में इस दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो प्रवेश द्वार कहलाता है आपके सिरे पोल व आपके सूरज पोल।
इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? तो इस दुर्ग के उपनाम आपके सोनगढ़ है, सुवर्णगढ़ है, जलालाबाद है, जालनगर है और आपके कनकाचलगढ़ है। इतनी चीज देखने के बाद हम पढ़ते हैं कि दुर्ग में फिर आपका है क्या क्या, इस दुर्ग के आपके दर्शनीय स्थल क्या क्या है, इस दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है, अब उसकी बात करते हैं। तो चलो गोल घेरे में आपका कैद करते हैं कौन से दुर्ग को, तो ये है आपका जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? आपका जालोर दुर्ग। इस जालोर दुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं कि जालोर दुर्ग में क्या है, क्या आपका नहीं है। तो जब जालोर दुर्ग की बात की जाएगी तो सबसे पहले आप याद रखना, यहां पे जालंधर नाथ की गुफा बनी हुई। किसकी गुफा? आपके जालंधर नाथ की गुफा। जालंधर नाथ की गुफा बनी हुई है। इस जालंधर नाथ की गुफा को सिरे मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके सिरे मंदिर भी कहा जाता है। जालंधर नाथ की क्या बनी हुई है? आपकी गुफा बनी हुई है, जिसे आपका सिरे मंदिर भी कहा जाता है। इसी जालोर दुर्ग के बाहर, जैसे ये जालोर दुर्ग है तो जालोर दुर्ग के सामने आपके नटनी की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है? आपके नटनी की छतरी बनी हुई। तो याद रखोगे नटनी की छतरी कहां पर है? तो आपके जालोर में है। लेकिन हमने इतिहास में पढ़ा था, जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तब हमने चर्चा की थी कि नटनी का चबूतरा कहां पर बना हुआ है। तो जो नटनी का चबूतरा है वो आपके पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। पर नटनी की चबूतरी पूछी जाए तो याद रखोगे नटनी की चबूतरी है वो जालोर दुर्ग के सामने बनी हुई है। तो नीचे यहीं पर आप नोट लगा के लिखोगे, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। किस झील के किनारे है? आपके पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील के किनारे है। तो नटनी का चबूतरा कहां पर हो जाएगा आपके? तो नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे हो जाएगा। जबकि नटनी की छतरी कहां पर हो जाएगी? नटनी की छतरी आपके जालोर दुर्ग के सामने हो जाएगी। इसके अलावा इस दुर्ग में आपके पेयजल के स्रोत कौन कौन से हैं? पेयजल स्रोत कौन कौन से है? यहाँ पे पानी के स्रोत कौन कौन से है? तो जब पेयजल स्रोत की बात आए ना तो याद रखना यहाँ पे पेयजल के मुख्यतः 3 स्रोत माने गए हैं आपके, झालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी। सीधा सा आपका समूह के रूप में पूछा जाता है, झालर बावड़ी, पापड़ बावड़ी, सोहन बावड़ी कहां पर है, किस दुर्ग के जलाशय है? तो याद रखोगे जालोर दुर्ग के क्या माने जाते हैं? आपके जलाशय माने जाते हैं। कौन कौन से? तो याद रखोगे झालर बावड़ी, झालर बावड़ी के अलावा आपकी सोहन बावड़ी। कौन सी बावड़ी? आपकी सोहन बावड़ी। सोहन बावड़ी के अलावा आपकी पापड़ बावड़ी। कौन सी बावड़ी? आपकी पापड़ बावड़ी। तो जालोर बावड़ी, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी किस दुर्ग के जलाशय हो जाएंगे? तो जालोर बावड़ी, सोहन बावड़ी, पापड़ बावड़ी है वो आपके सीधे से याद रखना जालोर दुर्ग के आपके पानी के सोर्स हो जाएंगे। जला आपके जालंधर नाथ की गुफा आ गई, जिसके आगे जाके शिष्य आपके गुरु गोरखनाथ भी रहे हैं, आयस देवनाथ भी इनके शिष्य रहे हैं। तो इनकी जो गुफा या जो सिरे मंदिर है वो जालोर दुर्ग में है। इसके अलावा नटने की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो वो भी जालोर दुर्ग में मानी जाती है, क्योंकि जालोर दुर्ग के सामने बनी हुई है। जबकि नटनी का चबूतरा कहां पर है? आपके पिछोला झील के किनारे है। इसके अलावा इसमें पेयजल स्रोत कौन कौन से है? तो इसमें आपके झालर बावड़ी बनी हुई है, सोन बावड़ी बनी हुई है, आपके पापड़ बावड़ी बनी हुई है। इस दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से है? आपके इस दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से है? जब आपको महलों के बारे में पूछा जाए ना कि जालोर दुर्ग में प्रमुख महल कौन से है या फिर ये महल किस दुर्ग में बने हुए, तो जालोर दुर्ग में। जब हम महलों की बात करते हैं तो 3 महलों के नाम आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं। 3 महल कौन कौन से है? तो एक तो आपका मानसिंह का महल है, एक आपका रानी महल है जो 2 मंजिला बना हुआ है, और एक आपके नाथावत महल है। नाथावत हवेली अलग है, हम यहां पर बात करें नाथावत महल की। तो जो आपके नाथावत महल है वो जालोर दुर्ग के माने जाते हैं। तो प्रमुख महल कौन कौन से हो जाएंगे? आपके प्रमुख महल है आपके नंबर 1 मानसिंह का महल। किसका महल? आपके मानसिंह महल। मानसिंह महल कहां पर हो जाएंगे? आपके जालोर दुर्ग में।
दूसरा आपका रानी महल। रानी महल भी कहां पर है आपके, तो जालोर दुर्ग में। रानी महल भी कहां पर है आपके, जालोर दुर्ग में। और तीसरा आप याद रखोगे नाथावत महल। नाथावत बावड़ी आपकी, नाथावत की हवेलियां अलग है, लेकिन नाथावत जब महल पूछा जाए ना, तो याद रखना नाथावत महल कहां पर है आपका, तो नाथावत जो महल है वो नाथावत महल आपके जालोर दुर्ग में बने हुए। इसके अलावा यहां पर आपका परमार कालीन प्रथम कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। जब प्रथम आपका विजय स्तंभ पूछा जा सकता है, तो पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रथम कीर्ति स्तंभ कौन सा है। तो प्रथम कीर्ति स्तंभ अगर पूछा जाए, तो प्रथम कीर्ति स्तंभ आपका जालोर दुर्ग में बना हुआ है, जो परमार कालीन माना जाता है। तो सीधा सा पूछा जाए कि परमार कालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है, तो आप चित्तौड़गढ़ उत्तर नहीं करोगे, आप कुंभलगढ़ उत्तर नहीं करोगे, आप उत्तर करोगे तो सिर्फ टू सिर्फ आपका जालोर का दुर्ग करोगे। तो कौन सा हो जाएगा आपका, याद रखोगे परमारकालीन, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कहां पर बना हुआ है आपके, जालोर के दुर्ग में। इतनी चीज तो आपको पहले जालोर दुर्ग में याद रखनी है कि जालंधर नाथ की गुफा है जिसे सीरे मंदिर कहा गया, नटनी की छतरी है, आपकी झालर बावड़ी, सोन बावड़ी, पापड़ बावड़ी बनी हुई है, मानसिंह के महल, रानी महल, नथावत महल बने हुए हैं, और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। इसके अलावा और क्या है जालोर दुर्ग में, तो हम बात करते हैं आपके जालोर दुर्ग की। ये आपका जालोर दुर्ग है। बच्चों चित्रों से कुछ नहीं होता है, चित्र आपको मैं भी दिखा दूंगा, एक साथ सारे चित्र दिखा दूंगा, पर काम आपका जब तक नहीं बनेगा जब तक आप अपनी कलम से काम नहीं करोगे, क्योंकि अपने कलम से काम करना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं जालोर दुर्ग के प्रमुख मंदिर आपके। यहां पर प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो जब जालोर दुर्ग के प्रमुख मंदिरों की बात आती है ना, तो तीन चार मंदिरों के बारे में आप याद रखोगे। एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, जिसे आपका अवसुदन मंदिर कहा जाता है। अगर सीधा सा पूछा जाए कि अवसुदन मंदिर कहां पर है, तो अवसुदन मंदिर आपके जालोर के दुर्ग में है। पहला मंदिर कौन सा हो जाएगा आपके, अवसुदन मंदिर, अवसुदन मंदिर। तो अवसुदन मंदिर कहां पर हो जाएगा आपके, जालोर के दुर्ग में हो जाएगा, क्योंकि अवसुदन मंदिर है वो आपके जालोर दुर्ग में माना गया है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। इसके अलावा दूसरा मंदिर आप याद रखोगे, जोग माया का मंदिर। जोग माया का मंदिर भी कहां पर है आपका, तो जोग माया का मंदिर भी आपका याद रखोगे जालोर दुर्ग में है। कहां पर है आपके, जालोर दुर्ग में। तो याद रखोगे ये आपका प्रमुख मंदिरों की बात चल रही है, और आपके प्रमुख मंदिरों की हम बात कर रहे हैं जालोर दुर्ग के। अवसुदन मंदिर है आपका, जोग माया का मंदिर है, तो जोग माया का मंदिर भी कहां हो जाएगा आपके, यहां पर। इसके अलावा तीसरा मंदिर आशापुरा मंदिर, आशापुरा मंदिर, आशापुरा मंदिर। आशापुरा मंदिर भी कहां पर हो जाएगा, तो आपके जालोर दुर्ग में हो जाएगा। कौन सा मंदिर आपका, आशापुरा मंदिर। और चौथा मंदिर आप याद रखोगे, विरमदेव की चौकी। किसकी चौकी, आपके विरमदेव की। विरमदेव की हम बात करेंगे, क्योंकि विरमदेव कौन है, हमने जब जालोर के चौहान पढ़े थे तब हमने चर्चा की थी कि इस दुर्ग में आपका 1311 में साका होगा। जो आपका कानड़ देव चौहान था, उस कानड़ देव चौहान का राजकुमार हुआ करता था, कौन आपका, विरमदेव। इनकी बात करने वाले हैं। पहले याद रखोगे जालोर दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन कौन से, तो अवसुदन मंदिर है यहां पर आपका, जोगमाया का मंदिर है यहां पर आपका, आशापुरा का मंदिर है यहां पर आपके, और विरमदेव की चौकी भी स्थित है। इसके अलावा याद रखोगे इस दुर्ग के अंदर मस्जिद कौन कौन सी है, इस दुर्ग के अंदर आपकी मस्जिद कौन कौन सी है। तो मस्जिद की बात आएगी तो याद रखोगे इस दुर्ग में मस्जिद कौन कौन सी है। आपके मुख्य रूप से आपको दो मस्जिदों के बारे में याद रखना है। एक मस्जिद कौन सी है आपकी, तो एक मस्जिद है आपकी अलाई मस्जिद। कौन सी मस्जिद आपकी, अलाई मस्जिद। इस अलाई मस्जिद को ही क्या कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, अलाउद्दीन की मस्जिद, अलाई मस्जिद या आपके अलाउद्दीन मस्जिद। इसके अलावा दूसरी मस्जिद बनी हुई है यहां पर आपकी तोप मस्जिद।
कौन सी मस्जिद? आपकी तोप मस्जिद। अब तोप मस्जिद का मतलब क्या है? तो तोप मस्जिद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर आपके जिस प्रकार से आपके यहां के ऊपर एक संस्कृत कंठाभरण पाठशाला बनी हुई थी जो राजा भोज के द्वारा बनाई गई थी। जो संस्कृत कंठाभरण पाठशाला बनी थी जो राजा भोज ने बनाई थी, जो आपका परमार शासक था, लेकिन आपके आपके कंठाभरण पाठशाला को तोड़ के यहां पे एक मस्जिद बना दी गई थी। और वो मस्जिद कहां पर है? आपके तो जालोर दुर्ग में। और उस मस्जिद का नाम क्या रखा गया था? तो नाम रखा गया था आपके तोप मस्जिद। तो तोप मस्जिद कहां पर है? तो सीधा सा याद रखोगे, जो आपकी तोप मस्जिद है वो तोप मस्जिद आपकी जालोर के दुर्ग के अंदर बनी हुई है। तो तोप मस्जिद कहां पर हो जाएगी? आपके जालोर के दुर्ग। इसके अलावा तीसरा आप याद रखोगे, मलिक पीर शाह की दरगाह। किसकी दरगाह? आपके मलिक पीर शाह की दरगाह। मलिक पीर शाह की दरगाह भी कहां पर है आपके? तो यहीं पर आपके जालोर दुर्ग में है। और चौथा याद रखोगे, फिरोजा का स्मारक। फिरोजा कौन है इसकी भी बात करेंगे, पर अभी आप याद रखो फिरोजा का स्मारक। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था फिरोजा का स्मारक। फिरोजा का स्मारक। तो ये चीजें आप याद रखोगे कि जालोर दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो अलाई मस्जिद। आपके मंदिर कौन से है? तो अवसुदन मंदिर, जोगमाया मंदिर, आशापुरा मंदिर और वीरमदेव की चौकी यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा यहाँ की मस्जिद कौन कौन सी है? तो अलाई मस्जिद, जिसे आपके अलाउद्दीन की मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी तोप मस्जिद है। तोप मस्जिद के अलावा आपके मलिक पीर शाह की दरगाह है। किसके? आपके मलिक पीर शाह की। मलिक पीर शाह की दरगाह है। इसके अलावा फिरोजा का स्मारक भी आपका बना हुआ है। इस दुर्ग के अंदर आपके याद रखोगे 1311 ईस्वी में एक साका भी हुआ था। लेकिन उसके अलावा पहले आप एक बात और याद रख लेना कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है आपके सिवाना के दुर्ग। कौन से दुर्ग को? आपके सिवाना के दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो सिवाना के दुर्ग को जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है, चाबी कहा जाता है। इसके अलावा जालोर दुर्ग में 1311 ईस्वी में जालोर में साका हुआ था। जालोर का साका। कि जालोर में का साका कब हुआ था? तो जालोर का साका हुआ था 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में। इस साके को वैसे तो मैं पूरी रूप से आपका, जब हम जालोर के चौहान पढ़े थे तब मैंने आपको बता दिया था कि आपके संधि के तहत जालोर के शासक हुआ करते थे कानड़दे और आपके वीरमदेव कानड़दे के राजकुमार है। ये दोनों आपके दिल्ली जाते हैं। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री होती है कौन? आपकी फिरोजा। और फिरोजा आपके जो थी वो आपके वीरमदेव से प्यार करने लग जाती है, प्रेम करने लग जाती है। जब प्रेम करने लग जाती है तो फिरोजा विवाह करना चाहती है किससे? आपके वीरमदेव से। पर वीरमदेव नहीं चाहता है कि मैं आप इसकी तुर्क कन्या के साथ विवाह करूं। मैं अपनी सनातन संस्कृति को आपका गलत ठहराऊं। कि वो आपकी संस्कृति के खिलाफ नहीं चलने वाला बंदा था। इसलिए आपके वीरमदेव और आपके जो कानड़दे थे वो जालोर आ जाते हैं। फिरोजा की दाहे माँ भी आपके वीरमदेव को समझाती है कि तुम फिरोजा से विवाह कर लो, फिरोजा तुमसे विवाह करना चाहती है। पर आपके कहते हैं कि वीरमदेव ने साफ मना कर दिया था। एक बार आपकी फिरोजा भी आपके वीरमदेव से मिलने आती है, पर वीरमदेव आपका कहलवा देता है कि मामा लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जद मैं प्रणु तुर्कनी उल्टो उगे बहान। कि अगर मैं इस तुर्क कन्या के साथ विवाह करता हूं तो मेरा कुल है चौहान, वो तो लज्जित होगा ही होगा, पर इसके साथ साथ मेरे ननिहाल वाले भाटियों का कुल भी क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब सूर्य है वो पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा से उगना प्रारंभ हो जाए। तो मामा लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जद मैं प्रणु तुर्कनी तो उल्टो उगे भान। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी है वो आपका आक्रमण करता है जालोर दुर्ग पे। पर जालोर दुर्ग से पहले आपके जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है सिवाना दुर्ग। पहले अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है, जब यहां पर आपके 1308 में आपका साका होता है। इसके बाद आपके जालोर पर आक्रमण हुआ था कब? आपके 1311 ईस्वी में। और कानड़देव चौहान और आपके वीरमदेव यहां पर आपके लड़ते हुए आपके केसरिया कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? केसरिया कर लेते हैं। तो यहां का साका तो कब हुआ था? आपके 1311 में। और साके में केसरिया किसने किया था? तो केसरिया किया था आपके कानड़देव चौहान ने। कानड़देव चौहान ने।
इसके अलावा कानरदेव चौहान ने केसरिया किया तो जोहर किसने किया था? तो महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया और नेतृत्व किया था कानरदेव की पत्नी जेतल दे ने। किसने? आपके जेतल दे ने। आक्रमणकारी कौन था इस समय? तो याद रखोगे आक्रमणकारी था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो आप याद रखोगे जालोर का साका कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी में हुआ था। इस साके के समय केसरिया किसने किया था? तो केसरिया आपके कानरदेव चौहान ने किया था। यहाँ पे जोहर किसने किया था? तो कानरदेव चौहान की जो पत्नी है जेतल दे के नेतृत्व में यहाँ पर क्या किया गया था? जोहर किया गया था। आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी आपका अलाउद्दीन खिलजी था। इतनी बातें हमें याद रखनी है किस दुर्ग के बारे में? तो आपके जालोर दुर्ग के बारे में। इसके अलावा जालोर दुर्ग के बारे में कथन है, उस कथन का भी हमें याद रखना है। क्या कथन है आपका? एक इतिहासकार हुए हैं आपके हसन निजामी। कौन? आपके हसन निजामी। हसन निजामी। और हसन निजामी का एक कथन है इस दुर्ग के बारे में। और हसन निजामी ने क्या कहा था कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया है। कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। यह कथन किसका है? आपके हसन निजामी का। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तो आपके जालोर के दुर्ग के बारे में कहा गया था। हसन निजामी क्या कहता है कि इस दुर्ग का दरवाजा, इस दुर्ग का दरवाजा, इस दुर्ग का दरवाजा आज तक, आज तक कोई भी, कोई भी नहीं खोल पाया है। कोई भी नहीं खोल पाया है, खोल पाया है। ये कथन किसका है आपके? तो ये कथन है आपके हसन निजामी का। इसके अलावा जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाया था, जब आपको जालोर का साका पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है। किस प्रकार से आपके कानरदेव चौहान का जो विश्वासघाती, और वो बताता है कि इस दुर्ग की एक तरफ से आपकी जो दीवार है वो दीवार आपकी कमजोर है। और वो बताने वाला कौन था? तो वो सरदार आपका दैया बीका था। और उसने बताया था कि इस दुर्ग के चारों तरफ आप राई डलवा दो, और जहां से राई आपकी अगले ही दिन फूट जाती है तो समझ लेना यहां से दीवार कच्ची है। इसलिए मैंने कहा था कि पूरे के पूरे दुर्ग के चारों तरफ आपकी राई डलवाई गई थी, और अगले दिन जहां से राई आपकी फूट जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सारा अपनी शक्ति का केंद्रित वहां किया जाता है और वहां से दुर्ग की दीवार को तोड़ा जाता है। तो मैंने कहा था कि इस दुर्ग के बारे में एक कहावत चलती है, और वो कहावत क्या थी कि राई रा भाव रातों ही गया। ये कहावत किस दुर्ग के बारे में कही गई है? तो राई रा भाव रातों ही गया। तो राई रे भाव की बात जो कही गई थी वो किस दुर्ग के बारे में कही गई थी? आपके जालोर के दुर्ग के बारे में। तो एक कहावत क्या हो जाएगी इस दुर्ग के बारे में? कहावत है आपकी, कहावत क्या है? राई रा भाव, राई रा भाव रातों ही गया। राई रा भाव रातों ही गया। राई रा भाव रातों ही गया। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? तो ये आपके जालोर दुर्ग के बारे में कहा गया था। क्यों कहा गया? तो मैंने बताया था जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने आपका एक आदेश किया था, अपनी घोषणा की थी कि आपके पास जितनी भी राई है वो हमें लाके दी जाए, मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। इसलिए जालोर के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वो सारी की सारी राई आपके अलाउद्दीन खिलजी को लाके देते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के चारों तरफ आपका डलवा देता है। लेकिन कोई आलसी बंदा था और वो अगले दिन एक बोरा भर के राई लेके आता है कि बादशाह मेरे पास राई है। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी कह देता है राई है तो लाओ हमें दे दो और 1 रुपए किले से तोल दो। तो उसने कहा कि ये क्या बात हुई, रात तो आप 100 रुपए किले ले रहे थे और अब आप 1 किलो रुपए ले रहे हो। तो उसने कहा राई रा भाव तो रातों ही गया। तो राई रा भाव रातों ही गया, ये आपकी कहावत किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है? तो ये कहावत आपके याद रखोगे जालोर दुर्ग के बारे में प्रचलित है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है किस दुर्ग के बारे में? तो जालोर के दुर्ग के बारे में। क्या क्या हमने पढ़ा जालोर के दुर्ग के बारे में? एक बार आप देखो, जालोर दुर्ग कहां पर है? जालोर में। निर्माणकर्ता नागभट्ट प्रथम 8वीं सदी में डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। धारावर्ष परमार 10वीं शताब्दी में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। दोनों ऑप्शन में आए तो सही कौन सा होगा? नागभट्ट प्रथम। श्रेणी कौन सी है? गिरी श्रेणी है, और गिरी श्रेणी है तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो कनकाचल की पहाड़ी पर आपका बना हुआ है।
इसके अलावा प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो सिरे पोल कहलाता है या फिर आपका सूरज पोल कहलाता है। इस दुर्ग का उपनाम क्या है? तो सोनगढ़ है, सुवर्णगढ़ है, जलालाबाद है, इसका जालनगर है और कनकाचलगढ़ है। और आपका अलाउद्दीन खिलजी ही इसका नाम क्या करता है? आपका जलालाबाद परिवर्तित करके। इतना परिचय होने के बाद हमने पढ़ा कि इस दुर्ग में है क्या। तो सबसे पहले हमने देखा कि जालंधर नाथ की गुफा, जिसे आपका सिरे मंदिर भी कहा जाता है, ये किस दुर्ग में है? तो आपके जालोर के दुर्ग में बना हुआ है। किस दुर्ग में? आपके जालोर के दुर्ग में। इसके अलावा नटनी की छतरी कहां पर है? तो नटनी की छतरी भी आपके जालोर दुर्ग में है। जबकि आपके नटनी का चबूतरा पूछ लिया जाए तो याद रखना पिछोला झील के किनारे है। इस दुर्ग के पेयजल स्रोत कौन कौन से है? तो झालर बावड़ी है, सोन बावड़ी है, पापड़ बावड़ी है। ये सारे के सारे जो स्रोत है, जो आपके सारे के सारे स्रोत है, ये किस दुर्ग के है? आपके तो जालोर दुर्ग के। इसके अलावा इस दुर्ग में महल कौन कौन से बने हुए हैं? तो मानसिंह के महल बने हुए हैं, रानी महल बना हुआ है और नथावत महल आपका बना हुआ है। इसके अलावा परमारकालीन कीर्ति स्तंभ या राजस्थान का प्रथम कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में बना हुआ है? तो याद रखोगे जालोर के दुर्ग में बना हुआ है। इसके अलावा इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर कौन कौन से है? तो अवसुदन मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण का है, जोगमाया का मंदिर है, आशापुरा का मंदिर है और वीरमदेव की चौकी है। इसके अलावा जालोर दुर्ग की कुंजी कौन कहलाता है? तो सिवाना दुर्ग कहलाता है। इस जालोर दुर्ग में मस्जिद कौन कौन सी बनी हुई है? तो दो मस्जिद है, जिसे आप अलाई मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हो, और दूसरी आपकी तोप मस्जिद। तोप मस्जिद के बारे में मैंने कह दिया कि ऐसा माना जाता है कि जालोर दुर्ग के अंदर पहले आपका राजा भोज के द्वारा या भोज परमार के द्वारा कंठाभरण पाठशाला बनाई गई थी, और उसे ही तोड़ के कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? आपकी तोप मस्जिद बनाई गई थी। किसकी दरगाह है? तो मलिक पीर की, आपके मलिक पीर शाह की क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। और फिरोजा का स्मारक भी कहां पर बना हुआ है? तो आपके जालोर दुर्ग में बना हुआ है। जालोर दुर्ग में आपका एक साका हुआ है, और जालोर का साका कब हुआ था? आपके तो 1311 ईस्वी में हुआ था। जिस समय साका हुआ 1311 में, उस समय केसरिया किसने किया? तो आपके कानड़देव चौहान ने किया था। जोहर किसने किया? तो जेतल देव के नेतृत्व में। और यहां का आक्रमणकारी कौन था जिस समय यह साका हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसके अलावा इस दुर्ग के बारे में कथन क्या क्या है? तो हसन निजामी का क्या कथन है? तो हसन निजामी का कथन है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। ये हसन निजामी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो हसन निजामी ने आपके जालोर के दुर्ग के बारे में कहा था। इस दुर्ग के बारे में एक कहावत और चलती है, और वो कहावत क्या है? कि राईरा भाव तो रातों ही गया। तो राईरा भाव रातों ही गया, ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तो याद रखोगे ये आपके जालोर के दुर्ग के बारे में कहा गया था। इतनी सारी बातें किस दुर्ग के बारे में? आपके जालोर के दुर्ग के बारे में। अब जालोर दुर्ग के बाद में हम आगे एक छोटा सा दुर्ग और है उसकी बात कर लेते हैं, और अगला दुर्ग है आपका सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? आपका सिवाना दुर्ग। तो आगे हेडिंग लगाओ आप, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग। अब सिवाना दुर्ग के बारे में हम पढ़ते तो वो ही बात, कोई भी दुर्ग हो सबसे पहले उसके लोकेशन की बात करते हैं, उसके परिचय की बात करते हैं कि सिवाना दुर्ग कहां पर बना हुआ है, सिवाना दुर्ग की लोकेशन क्या है। तो याद रखना, पहले सिवाना दुर्ग की जो लोकेशन थी वो आपके बाड़मेर में थी। कहां पर थी? आपके बाड़मेर में। लेकिन जब से आपके राजस्थान में 50 जिले बने हैं, नए जिलों का गठन हुआ है, तो अब सिवाना दुर्ग की लोकेशन बाड़मेर से हटके अब बालोतरा जिले में आने लगी है। तो सिवाना दुर्ग कहां पर हो जाएगा आपके? तो सिवाना दुर्ग हो जाएगा आपके बालोतरा में। कहां पर हो जाएगा आपके सिवाना दुर्ग? बालोतरा में। कहां पर है आपका? बालोतरा में। इसके बाद सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण माना जाता है कि 954 ईस्वी में। 954 ईस्वी में, या फिर आप बोल सकते हो, कई बार पूछा कौन सी शताब्दी में, तो 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो याद रखोगे इसका निर्माण करता है आपका वीर नारायण पंवार। कौन हो जाएगा आपका? तो वीर नारायण पंवार।
वीर नारायण पंवार इसका क्या हो जाएगा, आपका निर्माणकर्ता हो जाएगा। तो तीन बातें आप सबसे पहले याद रखोगे। सिवाना दुर्ग कहां पर है, आपका बालोतरा में है। निर्माण किसने करवाया, तो 954 ईस्वी में 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। और करवाने वाला कौन है, तो वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है, तो जब इस दुर्ग की आपको श्रेणी पूछा जाए तो याद रखना इस दुर्ग की श्रेणी है वो आपकी गिरी श्रेणी है। और गिरी श्रेणी के साथ साथ इस दुर्ग की श्रेणी वन श्रेणी भी मानी जाती है। गिरी श्रेणी का मतलब पहाड़ी पर बना हुआ है, और वन श्रेणी का मतलब जिसके चारों ओर वन हो, उस श्रेणी को क्या बोलते हैं हम, आपका वन श्रेणी। गिरी श्रेणी का है तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, गिरी श्रेणी है तो कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, तो हल्देश्वरी पहाड़ी हो जाएगी। कौन सी, आपकी हल्देश्वरी पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग, आपका गिरी दुर्ग। और जो ये हल्देश्वर पहाड़ी है, ये पहाड़ी मानी जाती है आपके छप्पन की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी किसका भाग है, तो आपके छप्पन की पहाड़ी का भाग माना जाता है। तो चार बातें सबसे पहले याद रखोगे सिवाना दुर्ग से, कि सिवाना दुर्ग कहां पर है, तो बालोतरा में है। निर्माण किसने करवाया, तो वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में 954 ईस्वी में। निर्माणकर्ता हो ही गया। श्रेणी कौन सी है, तो गिरी श्रेणी या वन श्रेणी है। गिरी श्रेणी का मतलब पहाड़ी पर बना हुआ है, और वन श्रेणी का मतलब इसके चारों ओर जंगल है, चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, चारों ओर आपके वन के अंदर एकांत में बना हुआ है। और वो पहाड़ी कौन सी है, तो वो पहाड़ी है आपकी हल्देश्वर पहाड़ी। और हल्देश्वर पहाड़ी किसका भाग है, तो आपके छप्पन की पहाड़ी का भाग माना जाता है। इसके बाद में इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, इस दुर्ग को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है, आपके उपनाम क्या क्या है। जब उपनाम की बात आएगी ना, तो आप उपनाम याद रखोगे। एक तो इसे आपका कुम्मठ का दुर्ग कहा जाता है, कुम्मठगढ़ दुर्ग। तो कुम्मठगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है, तो सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। यहां पर आपके कुम्मठ के बीज मिलते हैं। जब आप राजस्थान में पंचकुटा का भोजन करते हो, तो उस आपके पंचकुटा के भोजन में कुम्मठ के बीज डाले जाते हैं। तो यहां पर आपके सर्वाधिक कुम्मठ के बीज भी पाए जाते हैं, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, आपके कुम्मठगढ़ दुर्ग कहा जाता है। दूसरा, इसे आपके कुंभहणा दुर्ग कहा जाता है, कुंभहणा दुर्ग भी कहा जाता है। और तीसरा, आपके इसको अलखणो सिवाना कहा जाता है, अलखणो सिवाना भी कहा जाता है। अलखणो सिवाना, अलखणो सिवाना किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सिवाना दुर्ग को अलखणो सिवाना कहा जाता है। इसके अलावा मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की क्या कहा जाता है, तो मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली, मारवाड़ के शासकों की क्या हो जाएगी, शरणस्थली। इसके अलावा याद रखोगे, इसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, आपके सिवाना को। तो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ की संकटकालीन क्या हो जाएगी, आपके राजधानी। और छठी बात आप याद रखोगे, इसे आपके जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी, तो जालोर दुर्ग की कुंजी भी किसे कहा जाता है, तो जालोर दुर्ग की कुंजी भी आपके सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो ये छह इसके आप मुख्य मुख्य आपके उपनाम आप याद रखोगे। क्या क्या, कुम्मठगढ़ दुर्ग कहा जाता है, कुंबाना दुर्ग कहा जाता है, अलखणो सिवाना कहा जाता है। अलखणो सिवाना के अलावा मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली के अलावा आपके मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। और जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है, तो जालोर दुर्ग की से आपके कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा इस दुर्ग में कोई ज्यादा कुछ याद रखने योग्य नहीं है। इस दुर्ग का एक पेयजल स्रोत है, उस पेयजल स्रोत की आप याद रखना, मामदेव कुंड। आपका मामादेव कुंड नहीं, आपका मामदेव कुंड स्थित है। इस दुर्ग में कौन सा कुंड स्थित है, आपका मामदेव कुंड स्थित है। मामदेव कुंड स्थित है, एकमात्र आपका पेयजल स्रोत है। और वो पेयजल स्रोत कौन सा है, आपका मामदेव कुंड स्थित है। क्योंकि इस दुर्ग के अंदर भी आपके दो शाखे हुए हैं।
एक आपके चौहान वंश के जो आपके कानड़देव चौहान है, कानड़देव चौहान ने अपने भतीजों को रख रखा था, सातलदेव और सोमदेव को। जब जालोर पर आक्रमण हुआ था 1311 में, तो 1311 से पहले आपके इस आपके सिवाना दुर्ग पर आक्रमण होता है। और सिवाना दुर्ग पर आक्रमण पहला कब हुआ था? तो आपके 1308 ईस्वी में हुआ था। तो ये दुर्ग में आपके इस दुर्ग में इस दुर्ग में दो साके हुए हैं, दो साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं आपके? दो साके हुए हैं। पहला साका कब हुआ आपका? प्रथम साका कब हुआ? तो प्रथम साका माना जाता है कि इस दुर्ग का जो प्रथम साका था वो 1308 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को जालोर विजय करनी थी, और जालोर विजय करनी है तो जालोर दुर्ग का कुंजी कौन सा कहलाता है? आपका सिवाना दुर्ग। तो पहले आपको सिवाना को जीतना होगा, इसलिए पहले आक्रमण किया गया था किस पर? आपके सिवाना पर। किस पे किया गया था? आपके सिवाना पे। उस समय जब सिवाना पर आक्रमण हुआ तो उस समय सिवाना का साका को आपके शासक कौन था? इस समय केसरिया किसने किया? तो केसरिया किया था आपके सातल देव ने। केसरिया कौन करते हैं? आपके सातल देव। और आपके जोहर कौन करते हैं? तो जोहर आपके यहां पे मेणा दे करते हैं। इसके अलावा इस समय आक्रमणकारी कौन था? तो आक्रमणकारी है आपके अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि सातल देव का जो एक सेनापति था जो आपका इसके साथ विश्वासघात किया था, भावले पवार, और इस भावले पवार ने इस मामादेव कुंड में गोरक्त मिला दिया था। जब गोरक्त मिला दिया था तो आपके सातल देव को इस दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े और आपके अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ, और संघर्ष में आपके सातल देव सोमदेव आपके लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वीरगति को प्राप्त हुए तो महिलाओं द्वारा यहाँ पे जोहर किया गया, और वो महिला थी आपकी मेणा दे, और इस समय आक्रमणकारी कौन थे? आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। इसके अलावा इसका द्वितीय साका, द्वितीय साका, द्वितीय साका की जो आपके तारीख है, जो डेट है, उसका विवादास्पद है अभी भी, ये कब हुआ था। पर इस समय यहाँ का केसरिया किसने किया था, वो बात आपकी इंपॉर्टेंट है। तो केसरिया किया था आपके कल्ला रायमलोथ ने, कल्ला रायमलोथ ने। ये आपको मैं साका पढ़ा चुका हूं जब आपको मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया था। मैंने बताया था कि जो आपका अकबर था, अकबर अपने पुत्र का विवाह आपकी बूंदी की राजकुमारी भानकंवर के साथ करना चाहता था, पर बूंदी का जो शासक था सूरजमल, उसने आपका कह दिया था कि मैंने तो अपनी पुत्री की सगाई कर दी है, किसके साथ? आपके कल्ला रायमलोथ के साथ। और कल्ला रायमलोथ भी हां भर लेता है, लेकिन कल्ला रायमलोथ भी हां भर लेता है, और अकबर को भी पता था कि कल्ला रायमलोथ भी झूठ बोल रहा है और ये बूंदी का शासक भी झूठ बोल रहा है। लेकिन अकबर अब कर भी क्या सकता है, क्योंकि बेटी का बाप भी कह रहा था कि मैंने शादी आपकी कर दी है, और जिससे हुई है वो भी कह रहा है कि मेरी से सगाई है वो हो चुकी है। इसलिए कुछ दिनों के बाद कल्ला रायमलोथ की बहन से विवाह करना चाहा कौन? आपका अकबर ने अपने पुत्र सलीम का। इसलिए कहते हैं कि अकबर जब आपके इससे विवाह करना चाहा कल्ला रायमलोथ की बहन से सलीम का, तो कल्ला रायमलोथ एक बार तो उसको मना नहीं कर सकता था, पर वहां से धन वगैरह लाता है और सिवाना की ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण करवाता है। इसके बाद में बादशाह को संदेश भेजता है कि आप शादी करने के लिए भेज दीजिए, और जब वो शादी करने के लिए भेजता है तो यहाँ पे आपके उस बादशाह के युवराज को, बादशाह के राजकुमार को पीट कर भगा देता है। इसलिए आक्रमण किया था किसने? आपके अकबर ने। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोथ के क्या लिखे हैं? तो कल्ला रायमलोथ के आपके मरसिए लिखे। लेकिन मरसिए किसी मृत व्यक्ति के बाद में लिखे जाते हैं, पर कल्ला रायमलोथ की जिद के कारण पृथ्वीराज राठौड़ ने इस कल्ला रायमलोथ के जीवते के मरसिए लिखे थे, और आपके जैसे जैसे मरसिए लिखे थे वैसे वैसे युद्ध किया था किसने? आपके कल्ला रायमलोथ ने। तभी तो कहा जाता है आपके कल्ला रायमलोथ के लिए कि कल्ला रायमलोथ के बारे में जैसे जैसे आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने वर्णन किया था वैसे वैसे लड़े थे कौन? आपके कल्ला रायमलोथ। इसके बाद में याद रखोगे जब ये केसरिया हुआ था तो इसमें जोहर किसने किया था? तो जोहर किया था भानकंवर ने। विवाह नहीं हुआ था, लेकिन विवाह नहीं होने के बावजूद जब सगाई हो गई थी तो भानकंवर का मानना था कि हिंदू रीति रिवाजों में, सनातन संस्कृति में सगाई भी अपने आप में क्या होता है? आधा विवाह होता है। तो वो राजकुमारी अपनी संस्कृति को निभाने के लिए सिर्फ सगाई हुई थी, वो बूंदी में आती, आपके बूंदी से आपके सिवाना आती और सिवाना में आके आपका जोहर करती है।
इसके अलावा इस समय आपका आक्रमणकारी कौन था? वैसे तो आक्रमणकारी आपका अकबर है, लेकिन अकबर की तरफ से आक्रमण किसने किया था? तो आपके जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने, मोटा राजा उदय सिंह ने, मोटा राजा उदय सिंह ने। किसका प्रतिनिधि है? आपके अकबर का प्रतिनिधि। क्योंकि कल्ला रायमलोत के बारे में कहा जाता है कि कटिया पहला कोड स्यूं गात सुनी न जाए, कटिया पहला कोड स्यूं गात सुनी न जाए, जिणवित कवि जताइयो उणवित कटिया जाए। कि अपने मरने की गाथा किससे सुनी नहीं जाती है, पर कोड से, चाव से सुनी थी किसने? आपके कल्ला रायमलोत ने। जिणवित कवि जताइयो उणवित कटिया जाए, और जैसे जैसे कवि ने वर्णन किया था वैसे वैसे लड़ते हुए कटकर मर गए थे। कौन? आपके कल्ला रायमलोत। तो इतनी चीजें याद रखनी है। कौन से दुर्ग से आपको? तो आपके सिवाना के दुर्ग से। एक बात और याद रख लेना इस दुर्ग के बारे में आप, कि शेरे राजस्थान कहे जाने वाले आपके जयनारायण व्यास को इस दुर्ग में क्या किया गया था? बंदी बनाकर रखा गया था। तो क्या याद रखोगे? शेरे राजस्थान, शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास को, जयनारायण व्यास को, शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास को इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। कई बार पूछ लिया गया है आपके कि शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? तो शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास को आपके सिवाना के दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हमने आपके दो दुर्गों के बारे में अध्ययन किया है, एक आपके जालोर का दुर्ग और एक आपके सिवाना का दुर्ग। जो बचे हुए दुर्ग है उसका हम अध्ययन करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आपके जय हिंद जय भारत।